जो 2012 का कानून था, उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी विसंगतियाँ ही मैं इसमें देख पा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन के तरीके थे, उसमें 28 फ़ॉर्म्स बताए गए थे कि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को किताब दे रहे हैं और दूसरे को जातिगत आधार पे देने से मना कर रहे हैं, इसको भी जातिगत भेदभाव माना गया था। पर इस पर जो अभी कानून आया है, ये मेंशन्ड है कि जो इक्विटी कमिटी होगी, वो डिसाइड करेगी बिहेवियर एनालिसिस के बाद कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। तो नाउ वी गो इनटू दैट इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी में जो रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है 10 लोगों का, उसमें एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी है। मतलब आप 10 लोगों में 3 लोगों का राय रख रहे हैं, पर वहां पे फिर और प्रोफेसर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स गो इनटू दैट डाइकोटमी कि प्रोफेसर्स भी अब कितने प्रेजेंट हैं हायर एजुकेशन में, हायर यूनिवर्सिटीज में कितनी पद तो खाली हैं। 80% तो ओबीसी के पद हर जगह प्रोफेसर में यूनिवर्सिटीज में खाली हैं। तो किनका रिप्रेजेंटेशन होगा? और एंड में जब जब ये मामला मतलब मान लीजिए कि ये डिसीजन पे आ जाएगा कि किसने गलत किया या नहीं किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, तो फैसला लेने का पूरा दायित्व तो वाइस चांसलर के ऊपर जा रहा है। अब वाइस चांसलर भी जो है वहां पर भी कितने डाइवर्सिटी है पूरे देश में, आपको मालूम है। मुट्ठी भर मुश्किल से मुश्किल एक एक एससी समुदाय से आने वाले वाइस चांसलर हैं, एक एसटी समुदाय से और 4-5 से 7 ओबीसी समुदाय से। वहां पर भी नहीं है, तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? तो पहले तो जो इसमें विसंगतियां हैं हमको उसको समझने की जरूरत है और इसमें सुधार लाने की। पर यहाँ तो उल्टे इसका विरोध हो रहा है। इसमें ये भी आप देखिए कि यूजीसी का जो ये कानून आया है, इसके अंदर में तो आईआईएम्स आ नहीं रहे हैं, आईआईटीज नहीं आ रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं आ रहे हैं जो नर्सिंग्स के हैं, क्योंकि यूजीसी के कानून के तहत बनते नहीं है, इनका अपना अलग एक्ट होता है। तो एक तरीके से ये सारी विसंगतियां हैं, तो हम इन पे चर्चा तक नहीं कर रहे हैं, उल्टे इसका विरोध किया जा रहा है। और हमको तो ये समझने की जरूरत है कि मुझे लगता है कि एक तरीके का मास्क भी है ये बीजेपी का मास्क है, ये दिखाने का कि हम बहुजन हितैषी हैं। पर आप अंदर ही अंदर देखिए, किसी तरीके से जो एंड का फैसला है वो तो वाइस चांसलर पे आपने डाल दिया, और वहां वहां हमारी कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपने डिफाइन तक नहीं किया है कि किसको आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। तो कैसे इसका विरोध सड़क पर कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप भेदभाव करने को अपना अधिकार मान चुके हैं क्या? जो इनजस्टिस होता है उसी को आप नेचुरल जस्टिस मान चुके हैं क्या? ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है बीजेपी का एक फुल ऑन एजेंडा था ये दिखाने का कि हम बहुजन हितैषी हैं, बट इंटरनली जब आप इसको स्टडी करिएगा तो देखिएगा कि मैक्सिमम तो विसंगतियां ही हैं इसमें, जिसमें सुधार करने की जरूरत थी, उसको स्ट्रांग बनाने की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो सकता था तो ये कि जो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको आपने सिविल एक्ट मान रखा है, इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाना चाहिए था। थोराट कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को वो स्टडी कर रहे 2007 में, मनमोहन जी के कहने पर वो कमेटी बनी थी। वहां पर वो जाए जब संगठनों की बात करते हैं तो आईएमए उसको मानने से इनकार कर देता है। नाफिक कमेटी की रिपोर्ट से लेकर सारी रिपोर्ट तो ये दिखा रही है कि दलित पिछड़े आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव होता है, संस्थागत भेदभाव होता है। तो इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि उन रिपोर्ट्स के आधार पर यूजीसी का जो हमारा कानून 2012 का था ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। और अभी जो करा जा रहा है उसको थोड़ा डिसॉल्व किया जा रहा है, मजबूत नहीं बना रहे उसको। तो क्या वजह है प्रियंका कि 2012 के जो रिकमेंडेशंस थे, जो जो एक फ्रेमवर्क बना था, उसको ही क्यों नहीं एक डेवलप किया गया, या उसको बेटर और करके और उसको एग्जीक्यूट करने का फैसला क्यों नहीं किया जा सका? जो सरकार में लोग होते हैं उनकी मंशा भी तो हमें समझने की जरूरत होती है कि वो किन के लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। उनको तो यही मानना है कि जो जो दलित बहुजन तबका है, जो बहुजन तबका है, बेसिकली दे आर नॉट देयर कोई वोटर्स। तो अब हमेशा से उनका जो आइडियोलॉजी है बाबा साहेब के खिलाफ का, वो तो हमेशा प्रदर्शित होते रहता है। भीतर सदन के भीतर संसद में अगर देश के गृह मंत्री ये कह देते हैं कि बाबा साहब का अम्बेडकर अम्बेडकर मत करो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो ये तो दिखाता है ना कि उनको न बाबा साहब पसंद है, न संविधान पसंद है। और जो लोग इस एक्ट का भी विरोध करें वो संविधान प्रिय लोग नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि जस्टिस नाम का वर्ड भी यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट करे, वो नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इनको निर्देश दिया, कोर्ट में भी कैसे गया? दर्शन सोलंकी की माँ, रोहित वेमुला की माँ, पायल तड़वी की माँ, तीनों लोग वहां पर गए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उसके बाद जाकर के ये बन रहा है। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब उनको तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम उनको इंसान बनने का एक रास्ता दिखा रहे हैं, इंसान बनो, हमारे साथ उनको आके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। पर हमारा सपोर्ट तो नहीं करेंगे और हम तो एक्सपेक्ट भी करना छोड़ चुके हैं, विरोध में जरूर सड़कों पर उतर आए हैं।
हमारे साथ इस वक्त मैं एक घटना अगर डॉक्टर आप चाहेंगे तो मैं जिक्र करूंगी। थोराट जी कमेटी थोराट कमेटी जो थोराट जी है, उन्होंने एक जगह मेंशन भी किया इस बात को कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इतना इंट्रिंसिक है, दलित तबके से आने वाली छात्राओं को, क्योंकि दर्शन सोलंकी की जब मृत्यु हुई उस समय वहीं के आईआईटी के स्टूडेंट्स ने सर्वे किया, दलित तबके से आने वाली छात्रा को ये कहा जाता है कोटे से हो या कोठे से। तो आप सोच लीजिए कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे है। तो इसके लिए तो समाधान दिए जाने चाहिए थे। यहाँ पर भी जो वाइस चांसलर तक जा रहा है, वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रोफेसर को आप इंक्लूड करें, वहां रिप्रेजेंटेशन, पहले रिक्त जो पद है उसको भरिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रोहित एक्ट लागू कीजिए। अगर इतनी ही मंशा या बहुजन हितैषी है, रोहित एक्ट लागू कीजिए और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाए। जैसे रैगिंग के केस में क्रिमिनल एक्ट माना गया, देश भर में रैगिंग की घटनाएं घटी, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए।